हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं आपसे किसी टॉपिक के बारे में या किसी एग्जामिनेशन के बारे में या किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको एक स्टूडेंट से मिलवाने आया हूँ और इसलिए आया हूँ क्योंकि इनकी जर्नी काफी मोटिवेटिंग रही है। आपको पता ही होगा कि हम इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ पे ज्यादा इंटरव्यूज वगैरह कभी नहीं कराते, लेकिन ये स्टूडेंट को आज लेकर के आने की वजह यही है, जैसा मैंने आपको बताया, कि इनकी जर्नी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने अपने टीचिंग करियर में बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स चाहे गेट का एग्जाम दे रहे हों, चाहे गैट बी का एग्जाम दे रहे हों, चाहे सीएसआईआर का एग्जाम दे रहे हों, और एग्जामिनेशन में अनसक्सेसफुल होने के बाद वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने एम को या अपने गोल को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, अपना ट्रैक बदल लेते हैं। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन अगर मैं आपको आज जिन स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूँ वो खुद अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप देख पाओगे कि अगर कंटिन्यूअसली हम किसी चीज के लिए एफर्ट्स डालते रहते हैं, किसी चीज के लिए हम डिटरमाइंड रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो चीज या उससे बेहतर चीज भी कई बार हमारे रास्ते में हमें मिल जाती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, हम जो आज स्टूडेंट को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं उनका नाम है श्रुतिका। और श्रुतिका हमारी गेट बीटी 2023 बैच की एक स्टूडेंट थी। तो श्रुतिका अनसक्सेसफुल रही गेट बायोटेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशन में, बट उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया, किस तरीके से स्ट्रेस और टेंशन के साथ उन्होंने डील किया, और आज वो करेंटली आईआईटी दिल्ली में पीएचडी के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में आप खुद उनसे सुनिएगा। तो मैं बिना देर किए हुए श्रुतिका को इनवाइट करता हूँ यहाँ पे। श्रुतिका। थैंक यू सो मच श्रुतिका, आप हमारे साथ जुड़ी हैं आज इस चैनल के ऊपर। बिजी होने के बावजूद भी आपने अपना समय निकाला स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं श्रुतिका से कई क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशंस वगैरह की, आईआईटी में उन्होंने किस तरीके की चीज़ें, इंटरव्यू में कैसा फेस किया, कैसे पढ़ाई की थी, और वो आज जैसे क्या करने जा रही हैं आगे इन फ्यूचर, उसके बारे में भी वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन श्रुतिका, जो आप हमारे साथ आज जुड़ी हैं, आपने टाइम निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं पहला सवाल श्रुतिका से ये पूछना चाहता हूँ कि श्रुतिका, हमारे कंट्री में, हमारे देश में बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये एक डायलेमा की सिचुएशन में रहते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी ले कि ना लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पता नहीं बूम है कि नहीं है, क्या करना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, और कुछ नहीं हो पाया तो क्या करें। आप अपने बारे में बताइए कि आपने सबसे पहले हाउ डिड यू थिंक कि हमको बायोटेक्नोलॉजी परस्यू करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलूँगी कि सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया। अ, जैसा कि आपने पूछा कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैंने कैसे सोचा, तो जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे चूज़ करना था कि मुझे मैथ्स लेना है, कॉमर्स लेना है या बायो लेना है, तो मैंने उस टाइम पे बायो लिया था। तो मेरी पूरी फैमिली को लगता था कि मैं नीट का एग्ज़ाम दूँगी और मैं एमबीबीएस करूँगी। बट मैं उस टाइम से ही 11th स्टैंडर्ड से ही मैं बायोटेक के बारे में काफ़ी रिसर्च करती रहती थी कि मैं आगे और क्या कर सकती हूँ। तो मुझे समझ में आया कि मैं आगे चल के मैं बायोटेक्नोलॉजी परस्यू कर सकती हूँ और उसमें अपना अंडर ग्रेजुएशन कर सकती हूँ। तो वहाँ से ही 11th स्टैंडर्ड से ही मैं डिटरमाइंड थी कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी ही लेना है। अच्छा, मतलब आपका बायोटेक्नोलॉजी आपका सेकंड चॉइस नहीं था, आपने प्राइमरीली डिसाइड ही किया था कि मुझे बायोटेक ही लेना है। हाँ जी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम मेडिकल का लिए अगर हो जाएगा तो मेडिकल पे जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो मेरा सेकंड या थर्ड चॉइस बायोटेक्नोलॉजी होगा। तो श्रुतिका ने अपने पहले से ही अपने इनिशियल फेज के दौरान ये डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में ही आगे कुछ करना है। बढ़िया, अच्छी बात है श्रुतिका। तो एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि फिर जब आपने 11th अपना बायोटेक्नोलॉजी से सोचा, 11th में आगे जाना है, फिर आपकी जर्नी, एकेडमिक जर्नी कैसी रही? आपने फिर आगे क्या कोर्सेज किए, किस तरीके से आपका बढ़ा ग्राफ? अ, मैं क्योंकि बायो परस्यू की थी तो मुझे गाइडेंस ज़्यादा मिली नहीं। तो मैंने उस टाइम पे उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था बायोटेक के लिए। हम्म। उसके बाद मुझे कोई उतना बेटर कॉलेज नहीं मिला, तो मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक किया इन बायोटेक्नोलॉजी।
तो मैंने अपना इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से अपना बीटेक किया इन बायोटेक्नोलॉजी। एंड अच्छा। बीटेक के टाइम ही मैं थोड़ा सोचती थी कि अगर मुझे आईआईटी जाने का मौका मिल जाए, अगर मैं थोड़ा मेहनत कर लूँ तो मैं शायद वहाँ पहुँच जाऊंगी। तो इसलिए मैंने बीटेक के बाद मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी खुद से, पर एक सही गाइडेंस नहीं मिली थी तो मेरा गेट नहीं क्वालिफाई हुआ था। बट मैंने आईआईटी हैदराबाद का फॉर्म उस टाइम पे भरा था, क्योंकि आईआईटी हैदराबाद नॉन गेट स्टूडेंट्स को लेता है फॉर एमटेक। तो वो इंटरव्यू भी मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था। तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भरा था, जैसे वीआईटी है, फेमस यूनिवर्सिटीज हैं ये सारी, डीटीयू है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी। और इन सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया था। और उस टाइम पे क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी तो मैंने सोचा था कि मैं डीटीयू को परस्यू कर लेती हूँ फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से अपना एमटेक किया है इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप लोगों ने इनसे सुना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बीटेक और कोविड के सिनेरियो में भी पढ़ाई अच्छे ना हो पाने की वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे कॉलेजेस में या आईआईटीज में या एनआईटीज में नहीं लैंड कर पाए। लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अगर चाह भी रहे थे कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाए, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो उससे घबरा करके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है। तो इन्होंने अपना जैसे कि बताया कि इन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज से अपना बीटेक कंप्लीट किया और उसके बाद प्रयास किया कि अगर आईआईटी या एनआईटी में इनका नहीं हो पा रहा है तो कहाँ पे जाकर के ये अपना एमटेक कर सकती हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, वीआईटी का भरा, बिट्स का फॉर्म भरा। ये सारे फॉर्म्स है और हम इसको अपने चैनल के ऊपर बताते भी रहते हैं कि ये फॉर्म आया है, तो आप उसके ऊपर जरूर कंसंट्रेट करिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा हर बार आईआईटी या एनआईटी मिल जाए। कई सारे ऐसे बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जो आपको कमाल की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि श्रुतिका ने बताया कि इन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एमटेक बायोटेक्नोलॉजी किया था, राइट श्रुतिका? एमटेक इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। एमटेक इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी किया। ठीक है। तो श्रुतिका फिर आप गेट क्वालिफाई नहीं कर पाई थी बीटेक के बाद से, तो फिर गेट में आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। फिर आपने कैसे सोचा कि अब मुझे दोबारा हिम्मत जुटानी चाहिए, दोबारा एक बार गेट की तैयारी करनी चाहिए? उसके पीछे का लॉजिक बताइए। सर मुझे हमेशा से ये चाहिए था कि मैं आईआईटीएन बनूं, मैं आईआईटी जाऊं। हमेशा से चाहती, तो मुझे ये था कि मैं गेट अगर क्वालिफाई कर लूंगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे आईआईटी में जाने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं गेट का कोर्स ज्वाइन करती हूँ। तो मैंने जुलाई में गेट का कोर्स ज्वाइन किया था हाँ। टू रीच माई गोल। बट अनफॉर्चुनेटली वो उतना अच्छा नहीं हो पाया और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी अपना गेट का एग्जाम। हाँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि गेट बायोटेक्नोलॉजी में श्रुतिका हमारे साथ पढ़ाई कर रही थी। जो मेन बैच होता है गेट बायोटेक्नोलॉजी का 6 मंथ्स का। तो श्रुतिका एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। उसकी कॉलेज क्लास के दौरान ही हम इनसे इंटरेक्ट करते थे, तो ये अच्छी स्टूडेंट थी। डीपीपीज वगैरह सॉल्व कर लेती थी, सारी चीजें सॉल्व कर लेती। तो मुझे गेट जैसे कि जब टीचर पढ़ाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, एक लगभग एक आइडिया रहता है। तो इस बार का जो गेट बीटी का रिजल्ट आया, हमारा मोर देन 50% सिलेक्शन हुए। हमारे बैच में हम सिर्फ 30-30 लोगों को ही पढ़ाते हैं हर बार, ये जैसे श्रुतिका भी जानती होंगी। तो उसमें से श्रुतिका का नहीं हो पाया। एक दो और स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा कर रहे थे क्लास में, वो नहीं कर पाए, सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि ऐसे स्टूडेंट का क्यों नहीं हो पाया। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि फाइनली गेट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, अभी आगे की जर्नी अपनी खुद बताएंगे। तो श्रुतिका, आपको क्या लगता है कि मतलब गेट के लिए तैयारी करने के लिए कितना समय चाहिए, कैसे तैयारी की जानी चाहिए? क्योंकि आप असफल हुई हैं, तो जो असफल आदमी है उसको ज्यादा कमियां पता होती हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी कमी रह गई, कि अगर हमने इस पे भी काम किया होता तो ये सिलेक्शन हो जाता। जो सफल आदमी होता है उसको पता नहीं होता है कमियां कहाँ कहाँ है। असफल आदमी को हमेशा पता रहता है कि ये कमियां थी, शायद इस वजह से नहीं हो पाया, अगली बार प्रयास करूंगा तो हो जाएगा। तो आपके हिसाब से ऐसी कहाँ कमियां रह गई और कितना समय चाहिए अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे को अगर गेट क्वालिफाई करना है या कोई भी नेशनल लेवल क्वालिफाई करना है, अगर आपको लग रहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो आप कर दो। लेकिन गेट के लिए मैं कहूंगी कि मिनिमम मिनिमम आप 6 मंथ्स तो दीजिए ही।
क्योंकि आपका जो लास्ट का मंथ होता है वो रिवीजन में जाता है। तो आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट आप 6 मंथ पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए और कोशिश करिए कि लिख-लिख के पढ़ें, ये नहीं कि सिर्फ बुक पढ़ लिया और खत्म हो गया। हर एक चीज़ नोट करिए, अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाइए उसके और फिर लिख के पढ़ाई करिए और डेली रिवीजन करने की कोशिश करिए, तो ही आपका अच्छे से गेट क्वालीफाई होगा। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने मूल मंत्र बता दिया कि 6 महीने की तैयारी तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, मिनिमम चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि थर्ड ईयर में गेट का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, तो सबसे बढ़िया टाइम क्या है बीटेक का? आप सेकेंड ईयर, क्यों श्रुतिका, आपको क्या कहना है? सेकेंड ईयर में अगर स्टूडेंट हो तो वो प्रिपेयर करना शुरू करे और थर्ड ईयर में जाकर के सबसे अच्छी तरीके से एग्जाम वो दे सकता है। कि फाइनल ईयर में जाकर के आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि प्लेसमेंट्स होने वाले हैं, प्रोजेक्ट का प्रेशर है, तो वो अच्छा समय मेरे हिसाब से कम नहीं है। और मुझे लगता है श्रुतिका भी मेरी बात से एग्री करेंगी इस चीज को लेकर। हाँ जी। सेकेंड ईयर से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए, लेकिन फिर भी 6 महीने का समय तो चाहिए ही चाहिए आप गेट के लिए, अगर अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज, रिवीजन इज मस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट, श्रुतिका आप उसको कंटिन्यू करिए कि आपको क्या लगता है आपकी कमी में कहाँ, आपकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई कि आप नहीं सफल हो पाए? अ, सर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट थी, तो वही जैसे आपने बोला दिक्कतें आती हैं, प्लेसमेंट्स की दिक्कत। मैं सोच रही थी कि इन केस अगर मेरा गेट नहीं क्वालिफाई होता तो एटलीस्ट मैं एक जॉब तो ले ही लूंगी। तो मैं अपने प्लेसमेंट्स पे भी ध्यान देती थी उस टाइम पे। मेजर प्रोजेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है एमटेक में। तो मेजर प्रोजेक्ट भी मेरा साथ ही साथ चल रहा था और ये प्रोविजन भी था कि मुझे एक रिसर्च या रिव्यू पेपर भी एक्सेप्ट करवाना है या पब्लिश करवाना है। तो उसका काफ़ी प्रेशर था जिसकी वज़ह से थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्टेड रहती थी। पर मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। और जैसा आपने बताया था कि प्रिपरेशन टाइम देख के नहीं होती, तो मैं बस उसी को अपना बहुत बड़ा टिप मान के सारी प्रिपरेशन करती थी उस टाइम पे। हम्म। एक कमी जो मुझे लगी मेरे अंदर, जो कि आई एम श्योर 90% बच्चे तो करते ही होंगे, वो ये है कि मैंने अपने मेजर सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे। चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो या फिर बायो प्रोसेस हो, ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे। और मैंने जो कम मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनिमल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने कम प्रिपेयर किए थे, मैंने अच्छे से नहीं पढ़े थे। तो जो मेरा गेट का एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई हुआ था, वो कुछ पॉइंट्स का ही डिफरेंस था। तो अगर मैं वो सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेती, तो डेफ़िनेटली मेरा गेट क्वालीफाई हो जाता। तो ये एक बहुत बड़ी बिल्कुल। गलती थी मेरी। देखिए, मैं सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। गेट का एग्जाम सीएसआईआर के एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। सीएसआईआर में आपको 13 यूनिट पूछे जाते हैं। और अगर हम बहुत सारे टीचर्स की बात सुने, क्योंकि मैं सीएसआईआर के लिए अभी नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन अब आगे आने वाले समय में हम सीएसआईआर की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। सीएसआईआर में 13 यूनिट्स आते हैं। उसमें आप सोच सकते हैं कि हम 8 या 10 यूनिट पढ़ करके जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हम 2-3 यूनिट छोड़ देंगे तो हम बच जाएंगे। गेट में नंबर ऑफ यूनिट्स की संख्या कम है, उतना डेप्थ में सिलेबस है नहीं, क्वेश्चंस की संख्या कम है। अगर आप उसमें छोड़ने की गलती करेंगे तो फिर वो गलती कभी कभी काफी महंगी पड़ जाती है, जैसे श्रुतिका अभी बता रही है कि उन्होंने कुछ चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा नहीं। ऐसी गलती गेट के एग्जाम में तो बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है। तो और दूसरी चीज, समय देख करके तैयारी नहीं करनी चाहिए किसी भी एग्जाम की। एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको हमेशा उस तैयारी में मजा आना चाहिए। हम अगर कुछ काम करना चाहते हैं, अगर उसमें मजा नहीं आ रहा है तो वो आधे तो समझ लीजिए कि आप उस काम में असफल होने ही वाले हैं। ठीक। तो ये बात हो गई। अच्छा श्रुतिका, जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा गेट में, तो आपके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर आ गया होगा बीइंग अ गर्ल। तो मैंने देखा भी है कि बहुत सारी और चीजें रहती हैं कि अब आगे और नहीं पढ़ना है, या फिर आगे अब कंटिन्यू नहीं करने की जरूरत है, बीटेक एमटेक खत्म कर लिया, अब आगे क्या करने जाना है। तो आपके ऊपर इस तरीके का कुछ प्रेशर था क्या? और अगर था तो आपने इसको किस तरीके से टैकल किया, कैसे इससे बाहर आए? और टेंशन से कैसे बाहर निकली? आपका सिलेक्शन नहीं हुआ जब, तो फिर आपने उसको कैसे डील किया? सर जब बीटेक का रिज़ल्ट सॉरी गेट का जब रिज़ल्ट आया था, हाँ। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मैं रोई बहुत थी। हाँ, मैं आप मेरे परेशान सामने हुई फोन थी। करके भी रोई है मुझे। हाँ, मैं बहुत परेशान हुई थी क्योंकि मैं बहुत दिल से चाहती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से ये चाह रही थी कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। तो मैं बहुत परेशान रहती थी इस चीज़ को लेके और उस टाइम तक मेरा कोई प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था, तो और ज़्यादा प्रेशर था कि मैं दोनों चीज़ें नहीं गेन कर पाई हूँ। तो मुझे लगता था कि अब मेरा आगे क्या होगा, मतलब मेरे फ्यूचर में मैं आगे क्या कर पाऊँगी। तो मैंने
काफ़ी टाइम तक इस चीज़ के बारे में सोचा और मैंने सोचा कि अब इस बात को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं अलग-अलग जगह देखती थी जहाँ पे भी मैं एलिजिबल हूँ, मैं अप्लाई करने का कोशिश करती थी। बिल्कुल, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए, अच्छी स्टूडेंट होने के बावजूद इनका जब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये बट नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको बुरा लगेगा, आपको डिमोटिवेशन फील होगा। लेकिन अगर जो भी आपके टीचर है, अब श्रुतिका मुझसे कई कई बार फोन करके बात करती थी कि हमारा नहीं हो पाया, हमने इतनी मेहनत की थी, फिर भी हमारा नहीं हो पाया, अब हम क्या करें, कौन से कॉलेज में अप्लाई करें, क्या करें। तो ये कंटिन्यूअस एक कम्युनिकेशन में रहती थी। तो जब स्टूडेंट कम्युनिकेशन में रहता है तो उसका कहीं ना कहीं टीचर के साथ जो बात करता है, वो तो टीचर को तो बहुत सारी चीजें पता होती ना, ये फॉर्म आ रहा है, ये भरो। मैं अक्सर इनको भेजता रहता था कि ये वाला फॉर्म भर दो, ये वाला फॉर्म भर दो। तो ये भर्ती भी थी। तो डीमोटिवेशन तो ह्यूमन नेचर है, बट उससे जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे बाहर निकलने की, आप नहीं प्रयास करेंगे कि हमें आगे इसको तोड़ करके आगे निकलना है, तब तक आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया, अगर कुछ एग्जाम में नहीं होता है तो आप बहुत समय तक उसके लेकर के अगर बैठेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तुरंत उससे आगे बढ़ने का प्रयास करिए। फिर अब नेक्स्ट क्या किया श्रुतिका, फिर आगे की जर्नी के बारे में बताइए। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स देखे थे, तो मैं सबकी जैसे कौन एलिजिबिलिटी कौन से चेक। फॉर्म्स आपने भरे इस दौरान। मैंने आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भरा था, आईआईटी रोपर का, बिट्स पिलानी का, एंड बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आई थी, मैं सब में फॉर्म भरती थी कि एटलीस्ट मुझे कोई एक जगह अच्छी जगह मिल जाए। तो जी। मैं ये सारे फॉर्म्स जब भरती थी तो मैं खुद से भी देखती थी कि कहाँ कहाँ मैं एलिजिबल हूँ, जहाँ पे नॉन गेट स्टूडेंट को ले रहे हैं। हम्म। तो ये सारे ये आईआईटीज जो थे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपर एंड बिट्स पिलानी, ये तीन जगह स्पेशली मैंने फॉर्म भरा था और मैं इन तीनों जगह हुई थी फॉर पीएचडी। हम्म। एंड जो अच्छा। सबसे पहला इंटरव्यू जो होने वाला था वो मेरा आईआईटी दिल्ली का था और उसका अच्छा। इंटरव्यू मैंने दिया था। अच्छा, तो सबसे पहले श्रुतिका ने आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू दिया, क्या आपने रोपड़ और फिर बिट्स में भी कहीं थी आप इंटरव्यू देने के। मेरा सिलेक्शन सर पहले ही हो गया तो मुझे बाकी देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बहुत बढ़िया, तो अब हम क्लाइमैक्स पे चलते हैं। तो श्रुतिका जो है वो आईआईटी दिल्ली में सेलेक्ट हो गई हैं पीएचडी के लिए। आपको पता होगा कि बहुत सारे आईआईटीज जो है वो नॉन गेट स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट करते हैं ऑन इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, यानी कि इंस्टीट्यूट वहाँ पे फेलोशिप देता है। तो श्रुतिका का उसमें सिलेक्शन हो गया। हालांकि सीट्स बहुत कम रहती हैं इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए, क्योंकि आईआईटी आपको पैसे दे रहा है, तो ऐसी सीट्स बहुत कम होती हैं। लेकिन श्रुतिका ने अपनी मेहनत के बल पे आईआईटी दिल्ली में एक स्पॉट हासिल कर लिया है। तो अब वो आगे चल करके आईआईटी दिल्ली में पीएचडी करने वाली। तो ये सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप जो चाह रहे थे, श्रुतिका का शुरू से मन था कि हम आईआईटी जाएंगे, उन्होंने गेट में जी जान लगा के मेहनत की, वो नहीं निकाल पाए। लेकिन ईश्वर आपको मेहनत का फल जरूर दे देता है कहीं ना कहीं। तो इनका सिलेक्शन वहां नहीं हो पाया, गेट में नहीं हो पाया। क्या पता अगर गेट के थ्रू हो भी जाता तो आईआईटी ना मिल पाता। लेकिन इन्होंने डायरेक्टली पीएचडी में अपना सीट गेन कर लिया। अब ये आईआईटी दिल्ली जो इंडिया का वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, जहाँ लोग जाने की तमन्ना पाल के बैठते हैं, वहां जाकर के ये रिसर्च करने वाली है। तो थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताइए श्रुतिका, ताकि लोग जान सके कि आखिर आईआईटी में इंटरव्यू होता कैसे है, क्या क्या पूछा जाता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आईआईटी में जब मैं गई थी अपना इंटरव्यू देने तो उन्होंने बोला था कि पहले एक रिटन टेस्ट होगा एंड हम्म। उसके बाद सेम डे आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू होगा। तो हम्म। रिटन टेस्ट में उन्होंने क्लियरली बोला था कि वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देंगे। हम्म। तो जब मैंने पेपर देखा तो पहले मैं 2 मिनट तो शांत हो गई थी, मुझे लगा ये कैसा क्वेश्चन पेपर बनाया है। क्वेश्चन पेपर काफी टफ था और हम्म। मैं ये सारे बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने बेसिक्स को थोड़ा पॉलिश करके रखिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक फॉर्मूले नहीं पता है तो आप कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएंगे। उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे थे वो 2-3 सब्जेक्ट्स को मिला के थे। मतलब हम्म। आपको मैथ्स भी आनी चाहिए, आपको बायो प्रोसेस भी आनी चाहिए और बायो प्रोसेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे अप्लाई हो रहे थे। तो आप हम्म। क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे अगर आपको ये सब पता नहीं होगा। तो रिटन टेस्ट दिया था मैंने, उसको जितना मुझे आता था मैंने कर दिया था एंड देन उन्होंने बोला था कि आप वेट करिए, एक शॉर्टलिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की वो लिस्ट देंगे और हम्म। उसमें पता चलेगा कि आपका क्वालिफाई हुआ है कि नहीं। तो हम्म। जब मैं लिस्ट देखी तो उसमें मेरा नाम था। तो हम्म। आफ्टर दैट आई वाज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो वहाँ पे सबको मैंने गुड मॉर्निंग बोला और फिर मैं बैठी, सबने बोला कि आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को।
तो मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे जैसे मैं अपने बीटेक में जो मैंने थीसिस वर्क किया था, एमटेक में जो थीसिस वर्क किया था, एंड इंटर्नशिप्स जो की थी उससे रिलेटेड वो जैसे जैसे मैं बताती गई वैसे वैसे वो क्वेश्चन पुटअप करते गए। जैसे कि कौन सी टेक्निक्स यूज की हैं, थीसिस में कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, फॉर्मूला यूज होता है, आप रिजल्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली रिटन टेस्ट में तो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट कर ली गई है। इंटरव्यू में आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको वो टेस्ट करते हैं। राइट। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से आपको क्वेश्चन उठा के पूछा गया था कि ये मतलब एक जनरल बायोटेक ओवरव्यू आपसे पूछा गया? नहीं सर, मैंने ज्यादातर वर्क नैनो टेक्नोलॉजी पे किया है, तो वो उसी से इन डिटेल क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मुझे अच्छा। जितना आता था मैंने सब बता दिया था, उनके सवाल खत्म नहीं हो रहे थे और मुझे मेरे जवाब भी उस टाइम पे खत्म नहीं हो रहे थे। तो हाँ, एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैं भी मुस्कुरा दी थी कि सर इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और धीरे धीरे करके इंटरव्यू दिया मैंने और सिलेक्शन हो गया उसके बाद। ठीक है। तो कितने लोगों को लगभग इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है श्रुतिका? अगर मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो आईआईटी दिल्ली में अप्लाई करेंगे, अगर गेट में उनका नहीं हुआ है, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है? क्या आप बता सकती हैं कि उनको क्या क्या और कर सकते हैं? जैसे आपने 3 इंस्टीट्यूट का नाम बताया, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़ और बिट्स। क्या और भी इंस्टीट्यूट हैं या और भी कुछ वो ट्राई कर सकते हैं जिनका गेट में नहीं हो पाया? अ, जैसा मुझे लास्ट ईयर का पता है एनआईटी वारंगल भी लेता है। अच्छा। और मैंने जहाँ तक सुना है आईआईटी खड़गपुर में भी बच्चे एलिजिबल हैं। तो आप अच्छा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए और उससे देखिए कि जहाँ जहाँ आप एलिजिबल हैं वहाँ पे आप अपना इंटरव्यू दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। श्रुतिका, जो आपने पढ़ाई गेट बीटी की जब आप हमारे साथ पढ़ रही थी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने क्या सीखा? किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है? और उसके बाद उस पढ़ाई का आपके इंटरव्यू के ऊपर क्या असर रहा? थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स को बताइए ताकि वो समझ पाए कि किस तरीके से यहाँ पे, या हम समाधान लाइफ साइंसेज में किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या मोटिवेट रखते हैं, या उनकी आगे चल करके भी मदद करते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगी। मेरे बेसिक्स जितने क्लियर नहीं थे वो सारे कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्लियर हुए। मेरे कॉन्सेप्ट्स अधूरे थे, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए सर के कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। मैं बायो प्रोसेस से बहुत ज्यादा दूर भागती थी, मैं सोचती थी कि मुझे बायो प्रोसेस ना पढ़ना पड़े। पर मैं ये सबको कहूंगी कि प्लीज सर की एक बुक है, आप प्लीज उस बुक को परचेज करिए, वो बुक बहुत अच्छी लिखी है। अगर आपको डर है कि आपको बायो प्रोसेस नहीं समझ में आती है, उसमें क्वेश्चंस दिए हैं, फॉर्मूले दिए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। आप प्लीज उस बुक को लीजिए और उससे पढ़ने की कोशिश करिए। आपका जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और 6 महीने में आपके बेसिक्स तो एकदम क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज मुझे ये लगा कि जब मैं रिटन टेस्ट दे रही थी आईआईटी का, तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं नहीं कोर्स ज्वाइन की होती तो शायद आज मैं रिटन टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाती, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत टफ थे। और जिन बच्चों को ये लगता है कि उन्होंने सिर्फ गेट क्वालिफाई कर लिया है या नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और उनका काम हो गया, तो मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि इंटरव्यू के टाइम पे नेट क्वालिफाइड, डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाइड और गेट क्वालिफाइड बच्चे भी थे। और वो बहुत सारे बच्चे थे, उसमें से सिर्फ उन्होंने 20-30 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था। तो अगर आपको क्लियर रहेगा आपका कॉन्सेप्ट, आप कंटिन्यूअस रिवीजन करेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ नेशनल लेवल क्वालिफाई हो जाना ही सब कुछ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके। तो ये जो 6 महीने जो आपने पढ़ाई की, उसमें आपको क्या बायोकेमिस्ट्री सारे टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गए थे जाते जाते, लास्ट तक जाते जाते? जो आपका रिवीजन वगैरह था वो क्या एज पर जो कुछ बोला गया था वो सारा का सारा वैसे ही हो रहा था? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बायोकेमिस्ट्री भी उतनी समझ नहीं आती थी पहले। मुझे एक एक चीज, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, लोग छोटा छोटा डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो हम्म। वो सारी चीजें मेरी कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्लियर हुई। और सर इतने अच्छे से पढ़ाते थे, साथ ही साथ सर इमोशनल सपोर्ट भी बहुत देते थे। बच्चे परेशान होते थे कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे डीमोटिवेटेड लग रहा है। सर हर तरीके से हेल्प करते हैं। आप प्लीज सर के कोर्स को ज्वाइन करिए, आपको खुद समझ में आएगा आपकी कमियां कहाँ हैं और आप उसको बहुत अच्छे से सुधार पाएंगे। थैंक यू सो मच श्रुतिका, आपने अप्रिशिएट किया। यही हमारा मोटिव ही है कि हम स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर। और सिर्फ सिलेक्शन तक ही नहीं, जैसे श्रुतिका बता रही हूँ,
जब इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसके बाद तक भी ये कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और जिस दिन इनका आईआईटी का रिजल्ट निकला है, मैं शायद किसी से फोन पे था, इनकी कंटिन्यूअसली कॉल आ रही थी, 3-4 बार इन्होंने मुझे कॉल किया। मैं सोचा कुछ हो गया है, अब तो बात करनी चाहिए। तो इन्होंने जब बताया मुझे सर कि मेरा आईआईटी दिल्ली में हो गया है, तो जितनी खुशी इनको हुई होगी उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे हुई थी कि हाँ, जो एक डिजर्विंग स्टूडेंट था उसको जो चाहिए था वो मिल गया फाइनली। तो श्रुतिका, फाइनल एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ। जो बच्चे अ, सफल नहीं हो पाए, या जो मतलब जिनके मार्क्स कम आ गए, गेट में हो चाहे गैट बी में हो, लगातार कंटिन्यूअसली एग्जाम होते रहेंगे, अभी सीयूईटी का भी एग्जाम आने वाला है, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहेंगे? मैं 3-4 चीज़ें हैं जो सभी लोगों को बोलूँगी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका नहीं क्वालीफाई हुआ है। पहली चीज़ तो ये कि ये जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हैं, ये आपके फ्यूचर को बेहतरीन बनाने के लिए कराए जाते हैं, ताकि आपको और फ्यूचर में अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। आप जितना मेहनत करेंगे, आप उतनी अच्छी पोज़ीशन पे जाएँगे। बट बहुत लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, प्रिपेयर करते-करते भी भूल जाते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ़ गेट क्वालीफाई या एग्ज़ाम क्वालीफाई करना ही उनका गोल है। मैं उन सबको बोलूँगी कि ये सारे एग्ज़ाम्स आपके फ्यूचर को बेहतरीन बनाने के लिए हैं, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। आप हमेशा ये सोच लेते हो कि अब मेरा फ्यूचर खराब हो गया, मेरा फ्यूचर में कुछ नहीं होता और लोग इतना डर जाते हैं कि लोग स्ट्रीम तक चेंज करने पे आ जाते हैं कि बायोटेक में कुछ नहीं रखा है, अब हम स्ट्रीम चेंज कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है, आप स्ट्रीम भी चेंज करोगे, आपको तब भी मेहनत करनी पड़ेगी और अब भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत से तो भाग नहीं सकते। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ये मत सोचिए कि आपका फ्यूचर खराब हो गया है, आप मेहनत करते जाइए, आपको कहीं अच्छी जगह तो मिल ही जाएगी। दूसरी चीज़ ये है जिन बच्चों का गेट क्वालिफाइड है, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने लैब वर्क, अपने प्रैक्टिकल्स, अपने थीसिस पे ध्यान दीजिए। आप जितनी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका रिटन टेस्ट अगर क्वालिफाई हो भी जाता है और आपको लैब वर्क सही से नहीं आता, आप इंटरव्यू अच्छा नहीं देंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जिन बच्चों का गेट नहीं क्वालीफाई हुआ है, मैं उनको बोलूँगी कि प्लीज़ चेक करते रहिए आप कहाँ-कहाँ एलिजिबल हैं और आप हर जगह अप्लाई करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अप्लाई करिए। साथ ही साथ आप रिविज़न कंटिन्यू करिए और आपने जो भी थीसिस वर्क किया है अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम, आप उसको ध्यान से पढ़िए और डीप नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए। क्योंकि जितना कॉन्फिडेंटली आप अपना इंटरव्यू देंगे और जितना इलैबोरेट करके आप बोलेंगे, उतना ही आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। लास्ट चीज़ ये है कि मैं सारे बच्चों को बोलना चाहती हूँ, स्पेशली जो 18 से 25 इयर्स की एज में हैं, कि ये एज ऐसी है जहाँ पे आपके पास बहुत एनर्जी है। प्लीज़ आप उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करिए। अगर आप अभी से मेहनत करेंगे, तो आपको कहीं न कहीं अच्छी जगह तो मिल ही जाएगी और अपने मेहनत पे और आपने जो वक़्त दिया है, अपना कम्फ़र्ट ज़ोन छोड़ के आपने जो मेहनत की है, उस पे थोड़ा-सा भरोसा रखिए। डर के भागने से तो कुछ नहीं होगा। कहीं न कहीं तो फेस करना ही पड़ता है, तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसमें डटे रहिए, आपका सिलेक्शन अच्छी जगह ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच श्रुतिका, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही कि सभी स्टूडेंट्स को अपने गोल्स को भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग स्ट्रीम तक चेंज करने को तैयार हो जाते हैं, रोज मेरे पास असंख्य मैसेज आते हैं, न जाने कितने, कि सर मुझे तो अब ये कोर्स मिल रहा है, मैं ये कर लेता हूँ। आपने क्या सोच करके बीटेक किया था बायोटेक्नोलॉजी में, आप क्या सोच करके आए थे बायोटेक्नोलॉजी में? सब पता तो सबको है ना कि बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी सी टफ स्ट्रीम है, आपको मेहनत करने के बाद ही कुछ यहाँ पे मिल सकता है। सीएस आईटी में जिस तरीके से बीटेक के बाद नौकरियां मिल जाती हैं, उतनी आसान भी बायोटेक्नोलॉजी में नौकरी नहीं। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है, लेकिन वो पहले आपसे बहुत कुछ मांगता है, आपसे बहुत मेहनत मांगता है। आपकी बीटेक की मेहनत, आपकी एमटेक की मेहनत, आपकी पीएचडी की मेहनत मांगता है, और फिर बाद में वो रिटर्न करना शुरू करता है। तो अब जैसे कि अब अगर इनका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा आईआईटी दिल्ली से, तो ये बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हो जाएंगी। बहुत सारी आरएनडी सेक्टर्स में जाकर के जॉब कर सकते हैं। पोस्ट डॉक के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी, और आईआईटी का तो टैग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप पोस्ट डॉक वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो। इसी के साथ मैं ये इंटरव्यू खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमने श्रुतिका को ऑलरेडी ले लिया है। तो थैंक यू सो मच श्रुतिका, आप हमारे साथ जुड़ी। और आप सभी लोगों को मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि अपने गोल को, अपने एम को छोड़िएगा नहीं, उसके पीछे जरूर लगे रहिएगा, और जरूर आपको अपनी सफलता जरूर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसी तरीके के जो मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं अगर आपको और सुननी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइएगा। हम एक बार फिर एक नई मोटिवेटिंग स्टोरी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच श्रुतिका। थैंक यू सर।